हाँ, तो लास्ट वीडियो में अपने 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। ये आपको मैं जब मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना ऐसे तो याद हो जाएगा, इतना ईजी है। ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया, ऐसे क्वेश्चन मैंने 3 लिखे हैं क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अर्बन लाइफ इन मेसोपोटामिया। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि शहरीकरण का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ, या फिर द सिग्निफिकेशन ऑफ अर्बनिज्म। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी कि डिस्क्राइब द एसेंशियल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इकोनॉमी। ये ऐसा क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन को देख के बिना आंसर पढ़े आप क्या आंसर सोचते हो, थोड़ा सा ही सोचो। इसने पूछा कि मेसोपोटामिया जो है उसको शहरी जीवन, या फिर शहरी, ये मेसोपोटामिया ना के ऐसे कह देगी शहरी जीवन की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या खास बातें होती है। तो अपन क्या सोचेंगे कि जो एक शहर है, शहर कभी भी अकेला अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कभी भी एक सिटी वो खुद सेल्फ डिपेंड नहीं होती। ध्यान से सुनना, कोई भी एक बड़ा शहर हो, चाहे कोई सा भी शहर है, सिटी हो, वो सेल्फ डिपेंड नहीं होता, मतलब खुद आत्मनिर्भर नहीं होता, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। ये 100% है। जैसे कि सिटी है, शहर है, शहर में गाय भैंस रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं होती, लोगों के रहने के लिए मुश्किल से घर होते हैं। वो भी आजकल तो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में तो डुप्लेक्स 3-3, 4-4 मतलब फ्लैट मिलते हैं मुश्किल से। ज़मीनें जो पहले की हैं वही, बाकी बहुत मुश्किल है। तो फिर वो कहाँ गाय भैंस रखें, कहाँ खेती करें? तो फिर उनको अगर दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? वो आप उनको दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे लाइक गाँव से, तो गाँव के लोगों से उनकी कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी हर चीज़ पर, चाहे उनको, जैसे अगर कोई सिटी के अंदर किसी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री इन सेंस ऐसा नहीं कि सिटी के अंदर, लेकिन हाँ सिटी के आसपास जहाँ पर फैक्ट्री रख सकते हैं उस इलाके में, तो उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लेबर यानी श्रमिक कहाँ से लाएगा? वो गांव से लाएगा या आसपास के लोगों से लाएगा, मतलब बुला के लाएगा जो अवेलेबल हो। तो मतलब अकेला सेल्फ डिपेंड नहीं होता, वो किसी पर मतलब डिपेंड रहता ही रहता है। एक खास बात है। इसीलिए शहरी जो जीवन है ना, शहर की एक सबसे खास बात यही है कि वो श्रम का विभाजन करता है, यानी कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर, इसकी बड़ी खास बात रही है। क्योंकि शहरों में रोजगार मिल जाता है लोगों को, गाँव में रोजगार बहुत कम है। मतलब एक एग्रीकल्चर गांव का बड़ा सोर्स है, उसके अलावा काफ़ी कम रोजगार है। सिटी के अंदर जैसे किसी की फैक्ट्री है तो इस फैक्ट्री के अंदर 100 जने काम कर सकते हैं, और डिपेंड करता है फैक्ट्री कितनी बड़ी है। तो ऐसा मतलब बहुत सारा रोजगार है। लेकिन शहरी लोग एक गांव के लोगों पर, या फिर ऐसा मान लो कि दूसरों पर डिपेंड ज़रूर रहते हैं। बस ये सब बातें अपन पढ़ेंगे कि कैसे सिटी लाइफ स्टार्ट हुई, कैसे क्या कुछ, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में इनकी हिस्ट्री तैयार करेंगे। पहला पॉइंट वही है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लग जाती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। बहुत ईजी है। When economic activities other than food production start developing in an economy, then the density of population in one place increases. जैसे कि अगर खाद्य उत्पादन तो है ही है, ये चलो खाने की चीज़ें मिल रही है, ठीक है, तब तो हर कोई रहना पसंद करेगा। लेकिन खाने के प्रोडक्शन के साथ साथ में अतिरिक्त अन्य कुछ आर्थिक गतिविधियां और मिलने लग जाए, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स और मिल जाए लोगों को, तो सीधी सी बात है, लोग वहाँ पर फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मान लो कि फिर धीरे धीरे कस्बों की शुरुआत होती है, छोटे छोटे टाउन बनते हैं, और छोटे टाउन बनते 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 शहर बन जाते हैं। ऐसे शुरुआत होती है। लेकिन सबसे पहले इंसान कहाँ जाके रुकेगा? सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पर पानी की सुविधा है क्या, उससे अनाज पैदा किया जा सकता है क्या, फिर वो घर बनाने की कोशिश करेगा। फिर ऐसा सोचेगा इनकम कोई हो सकती है, इनकम की कोशिश, अगर इनकम उसकी होने लग जाएगी तो एक को देखी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे करते करते टाउन बन जाएंगे, और टाउन बनते बनते शहर बन जाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? कस्बे बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट फॉर्म टाउन्स आर फॉर्म्ड, टाउन्स बनने शुरू हो जाए। टाउन्स छोटे छोटे, इसमें 8, 10, 20, 100, 50 घर हो। वो ऐसी परिस्थिति में अब होगा कि ऐसे टाउन्स बनने लगे। फिर ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझाता हूँ। यानी कि इन सच सिचुएशन पीपल स्टेइंग टुगेदर इन टाउन्स प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज इन एडिशन टू फूड प्रोडक्शन इन अर्बन इकोनॉमीज, ट्रेड, production and various types of service
ऑल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल। सिटी के अंदर कोई अगर रहता है तो वो इकट्ठे रहना पसंद क्यों करेंगे छोटे छोटे टाउन वाले? क्योंकि उनको एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे एक फैक्ट्री वाले को 10 बंदे चाहिए, तो आप पास में अगर टाउन होगा या आसपास में अवेलेबल होगा तो वहाँ से लेबर ले लेगा। और भी चीज़ है, जैसे कि अगर वो व्यापार करा तो सीधी सी बात है लोगों की ज़रूरत है उत्पादन के लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूँ कि जैसे एक कोई फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की, तो उसको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? गेहूं के आटे की। सपोज अगर गेहूं की बना रहा तो गेहूं कहाँ से लाएगा? वो रॉ मटेरियल गेहूं कच्चा माल लेके आएगा किसानों से, है ना। वहाँ से लाने के लिए उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? गाड़ी व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन चलाएगा? उसके लिए भी बंदे चाहिए। तो मतलब हर चीज़ आपस में अगर वो पास पास रहेंगे तो कनेक्टिविटी रहेगी, एक दूसरे की हेल्प वो ले लेंगे, तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहता है अगर वो पास पास में रहेंगे। फिर सेकंड पॉइंट अपन लिया श्रम विभाजन, ये भी इनकी खास बात है। अच्छा, ये बात तो अपन ये बता दी कैसे सिटी बनती है, कैसे सिटी के लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब श्रम विभाजन, श्रम विभाजन का मतलब कि लेबर डिवीजन क्या होता है कि शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, ठीक है, और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न जो भी वस्तुएं हो या फिर दी जाने वाली सेवाएं हो उन पर आश्रित होना ही पड़ता है, उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है, ठीक है। सिटी पीपल दस कीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द अदर लाइक सिटी हो चाहे विलेज हो आसपास में पीपल, ठीक है। देयर इज कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग दैम, उनके आपस में लेन देन का मतलब है कि जैसे जो जिसने काम किया उसको उस बदले पैसा मिल जाएगा, तो इनके आपस में इंटरेक्शन रहता है। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम्पल तो अपन मन से भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर है कि अपन बुक का एग्जाम्पल ले लें, जिसमें एक वो पत्थर वो बनाने वाले के एग्जाम्पल दे रखा है। तो वो एग्जाम्पल देखते हैं कि द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रोंज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैनॉट मेक। जैसे कि एक पत्थर पर जो डिज़ाइन बनाता है, ऐसा मान लो कि पत्थर होता है ना स्टोन, उसके ऊपर जो चित्रकारी करता है तो उस पत्थर को नुकीली एक चीज़ होती है जिससे वो ऐसे खरोंच के उसके ऊपर डिज़ाइन बनाता है, तो वो होती है तांबे की, ठीक है, टिन की। यानी कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है, और वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। सीधी सी बात है, जो पत्थर का काम करेगा वो पत्थर का ही काम करेगा। ऐसा आप मत सोचना क्यों नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसका जो काम होता है वो वही करता है। आप कहीं पर भी देख लेना, कुछ काम सिलेक्टेड काम होते हैं, वो उनका काम है, वो वही करेंगे, ठीक है। आगे की बात अलग है। तो वो अगर उसको कहाँ से कि वो उससे जिससे मान लो कि पेन है, इस पेन की तरह उसको एक निकासी करनी है, उस पत्थर पे खरोंच करनी है, तो वो कहाँ से लाएगा? वो औजारों की जरूरत पड़ती है, तो वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। फिर और वह ये भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक जो रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता मतलब उसकी जो PhD जिसने उसने कर रखी है वो तो सिर्फ और सिर्फ नक्काशी यानी कि पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वो तो सिर्फ डिज़ाइन बनाना जानता है, उसको पत्थर ला के दे दो, किस कलर का देना है वो दे दो, क्या डिमांड है वो दे दो, या फिर जिसको उसको ज़रूरत पड़ेगी वो औजार की, तो औजार वो तांबे का खरीद के ले आएगा, वो खुद नहीं बना सकता। सीधी बात है, ठीक है। बताऊँगा अभी एग्जाम्पल पूरा पढ़ेंगे तब सारी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बात है कि द स्टोन रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैनॉट मेक, नहीं बना सकता, एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, ये भी नहीं जानता कि कलर कहाँ मिलेगा, वो भी नहीं जानता। हिज स्पेशलाइजेशन यानी कि वो विशेषज्ञता जो इसकी है वो तो सिर्फ इस फाइन कार्विंग मतलब उसके ऊपर नक्काशी करने की है, नॉट ट्रेडिंग, व्यापार करना वो नहीं जानता। द ब्रोंज टूल मेकर, अब वो का वो वापस उल्टा उस पर होगा जो ब्रोंज टूल बनाता है, ठीक है। यानी पत्थर ये हो गया। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा यानी टिन लाने खुद बाहर नहीं जाता। वो नहीं जाता कि वो तो बस जो कांसे के बर्तन बनाता है वो ये नहीं जानता कि इसमें कौन कौन से मेटल वो कहाँ से आएंगे, वो सीधा खरीद के ले आता है, वो बाहर नहीं जाता। वाला भी धातु, तांबा, रांगा नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की भी जरूरत होती है, तो सीधी सी बात है वो कहाँ से रहेगा, सीधी लकड़ी ले लेगा किसानों से, ऐसा मान लो कि जो खेती करते हैं उनसे। तो इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। आपस में एक दूसरे को ये काम देते रहते हैं, जो जिसका काम होता है वो करता है और उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। द ब्रोंज टूल मेकर हो गया हिमसेल्फ आउट, हाँ ये रहा। द ब्रोंज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स, वो बाहर लाने नहीं जाएगा। क्या क्या? कॉपर एंड टिन है।
तो बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज टू चारकोल फॉर फ्यूल, उसको हमेशा ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, कोयले की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको आग चाहिए बनाने के लिए। तो वो फिर कहाँ से लाएगा, वो सीधी लेके, ऐसे थोड़ी कि वो खुद लकड़ी पैदा करेगा, नहीं ऐसा नहीं, वो सीधी खरीद के लाएगा और उसके बदले में उसको पैसे दे देगा। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इज मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। तो ये शहरी जीवन की जो एक सिस्टम है, पद्धतियाँ हैं जो चलती है। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल भी दूँ आपको कि जैसे ये बोतल बनती है ना, पानी की बोतल मान लो, चाहे कोई सी बोतल मान लो, बोतल में भी आपको अभी पता नहीं होगा कि एक बोतल होती है, ठीक है, ये बोतल हो गई, तो ये बोतल का ऐसा मान लो कि बस इतना सा पोर्शन का मतलब मैं सिर्फ ऊपर ढक्कन को छोड़ के पूरी पोर्शन की बात कर रहा हूँ। बिना ढक्कन सिर्फ बोतल अलग कंपनी बनाती है, बोतल का ऊपर ढक्कन अलग कंपनी बनाती है, और उसके ऊपर जो चिपकाया जाता है कागज़ वो अलग कंपनी बनाती है। 3-4 जगह जाने के बाद में एक बोतल तैयार होती है, उसके अंदर जो डाला जाता है वो फिर अलग कंपनी का होता है, ठीक है। अगर वो कोई सी भी कंपनी है, चाहे उसको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, तो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी आपको पता है वो खाली बोतल खरीदती है, ठीक है। वो खाली बोतल कितनी स्टेप्स में बन के आती है, वो बड़े प्रोसेस है कि सिर्फ ढक्कन बनाने वाले का, सिर्फ ढक्कन बनाने की बड़ी फैक्ट्री है लोगों के पास, सिर्फ उनका काम ढक्कन बनाना है उसके ऊपर, और वो ढक्कन बनाने वाला नीचे वाला बोतल नहीं बनाता। एक फिक्स सिस्टम है। अगर आप कभी इस चीज़ों में जाओगे तो आप सोचोगे छोटा बिजनेस, लेकिन वो अरबों खरबों का बिजनेस होता है, क्योंकि बोतल पूरे बहुत बल्क में बिकती है। तो ऐसी सारी चीज़ें, वो वाली चीज़ इसमें होती है कि जो काम जो करता है ना, उसका सबका सेपरेट काम होता है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट वो है सामाजिक संगठन, ठीक है, यानी कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक सामाजिक संगठन बना के भी चलना इनकी खास बात थी, ये आपस में मिल बैठ के, जैसे कि शहरी अर्थव्यवस्था में आपको पता है कि एक सामाजिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहरी विनिमरताओं का मतलब होता है जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, जो भी विनिमरता होंगे उनके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, ईंधन की जरूरत पड़ेगी, धातु की जरूरत पड़ेगी, विभिन्न प्रकार के पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी आदि की जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। समझाता हूँ, यानी कि देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज सिटी इकोनॉमी, फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम सिटी मैन्युफैक्चर्स, दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा जो बड़ा मालिक होता है किसी फैक्ट्री का, बड़े गोदाम जिसके पास में हो, या फिर बड़ा जो मतलब विनिर्माता होता है, मतलब जो वस्तुओं का लेन देन करता है, बेचता है, वो सब, उसको एक बहुत बड़ा ऐसा बंदा चाहिए, या फिर ऐसे 8-10 का ग्रुप चाहिए जो उसको हर चीज़ अवेलेबल करवा दे, और वो भी बल्क में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वो बड़े उनके पास बिजनेस होता है तो उनको ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि इसने कहा ना कि लकड़ी आदि जरूरी भिन्न भिन्न चीज़ों जगहों अलग अलग जगहों से आती है, तो वो क्या करेगा कि वो हर जगह कांटेक्ट तो वैसा करेगा नहीं, किसी एक को पकड़ लेगा। जैसे 8-10 ग्रुप पकड़ लिया कि भाई तू मुझे स्टोन ला के दे देना, तू मुझे ला के दे देना, फिर उनसे वो कनेक्टिविटी रहती है, उसके बदले पैसे देता रहता है, और फिर वो उसको अवेलेबल करवाते रहते हैं आगे से अगला ला के। तो एक सामाजिक संगठन सा बन जाता है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और ये इनकी बहुत बड़ी खास बात थी, ठीक है। इसके अलावा ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है आपस में। कैसे कि जैसे मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए, ये भी है, उनके लिए भी उनको तालमेल बैठाना पड़ता है। बिसाइड मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, लाइक देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन बट ऑल्सो ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स, उनको ये सब भी चाहिए। तो बहुत ईजी है, ईजिली आप अपने ओन वर्ड्स में लिख देना, बस ये हेडिंग जरूर लगा देना। जैसे कि चौथा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वस्तुओं का आदान प्रदान करना इनका, ये भी उस टाइम की बड़ी खास बात थी। कैसे कि मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था, ठीक है, वहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत कम थे। इन मेसोपोटामिया इट्स मिनरल रिसोर्सेज वर फ्यू, बहुत कम मिनरल्स हुआ करते थे, इसलिए फिर अब क्या करेंगे जब उनके वहाँ तो मिनरल्स होते नहीं है, संसाधन थे नहीं, तो ये क्या करते थे कि जो दक्षिण है, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, जिसको मुद्राएं बोल सकते हो, और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की बहुत कमी पड़ गई, इनकी बहुत कमी थी, क्योंकि मेन इनका काम क्या था, जिनका दक्षिणी भाग है उनमें औजार बनाने का काम था, मोहरें बनाने का काम था, आभूषण बनाने का काम था, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, पत्थर चाहिए, और पत्थर ये खनिजों का पार्ट है। बाइस्टोन किन में आता है, मिनरल्स में आते हैं, और मिनरल्स की यहाँ पर कमी थी, तो इसलिए क्या होता था कि मेसोपोटामिया में लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे।
ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब आदान प्रदान चलता था कि द एंशिएंट मेसोपोटामियंस कुड हैव ट्रेडेड देयर abundant textiles and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from तुर्की या फिर तुर्की बोल दो एंड ईरान, और क्लोथ्स द क्रॉस है, ठीक है, एक्रोस ACROS एक्रोस द गल्फ, ईरान, तुर्की और खाड़ी देशों तक ये क्या करते थे वहाँ से, क्योंकि इनके तो यहाँ होता नहीं था, तो बदले में अपने हेडिंग क्या लगाई, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। इनके पास क्या होता था फिर, इनके पास में कपड़ा अच्छा होता था और कृषिजन्य जो भी उत्पाद होते हैं ना, वो सब ये क्या कर देते थे, उनको दे देते, और बदले में क्या ले लेते, स्टोन वगैरह ले लेते, ठीक है, मतलब मिनरल्स उनसे ले लेते। तो ये भी एक बड़ी खास बात थी। इनसे क्या होता है, इनसे हमेशा अपनी चीज़ भी बिक जाती है और उनकी चीज़ बिक जाती है, और दोनों तरफ इकोनॉमी बनी रहती है और बहुत अच्छा सही रहता है, इससे तालमेल बैठ जाएगा और बिजनेस हमेशा बहुत सही रहेगा, और उस देश हमेशा वो देश तरक्की भी करेगा। जैसे कि अगर अपन किसी देश से पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, किसी देश से पार्टनरशिप करते हैं, चाहे अपने यूएसए से पार्टनरशिप करी, तो अगर यूएसए को अपने ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 करोड़ का माल दिया और उसने वापस अगर अपन ने 100 करोड़ का ले लिया, फिर 90 करोड़ का ले लिया, तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अपन ने 100 करोड़ का उसको दिया तो अपन को 100 करोड़ की इनकम हुई, हमारे देश को इनकम हुई। लेकिन वो अगर 500 करोड़ का माल अपन को वापस दे रहा है, अपन 500 करोड़ खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे देश के लिए, क्योंकि वो फिर अच्छी बात नहीं है कि 500 करोड़ तो वो कमा रहा है जबकि अपन 100 करोड़ ही कमा रहे हैं। लेकिन ऐसी कुछ मजबूरियां होती है कि ऐसा ऊंच नीच रहता है थोड़ा, लेकिन ऐसा आपस में अपना माल भी जाना, उनका भी आना, ये एक अच्छी बात होती है। इससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है और अपना माल भी बिकता रहता है, उनका भी बिकता रहता है, ठीक है। तो वही वाली सिस्टम यहाँ पर थी। इनके पास जो था वो इराक या तुर्की वहाँ भेज देते थे और वहाँ से ये खुद ले लेते। तो ये भी इनकी एक विशेषता है। एक था जल परिवहन। उस टाइम पर जल परिवहन, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता था, बहुत सस्ता था, तो वही ये अपनाते थे परिवहन में, ठीक है। तो परिवहन का सबसे सस्ता तरीका था सर्वत्र जल मार्ग ही होता था। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीधा तैयार हो गया आपके यहाँ पर, ये रहा कि परिवहन का सबसे सस्ता तरीका कौन सा होता था, तो वो था वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, वाटर ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम का चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। कारण क्या है, देखो इनके पास गाड़ी घोड़े तो ज़्यादा थे नहीं, ठीक है, तो फिर ये क्या करते थे, इनके पास बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, जैसे है ना जो पहले की टाइम पर हुई थी। तो पशुओं के द्वारा कोई चीज़ माल को ढोया जाता है ना, तो पशु चारा खाते हैं, सीधी सी बात है। चारा खाओगे तो उनके लिए चारा को अवेलेबल करवाना, और भी बहुत सारी सिस्टम है, ठीक है। कभी वो एक दूसरी बात स्लो भी चलते हैं, दूसरी बात बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर वो सब बहुत सारी बातें हैं, तो उनमें खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन इसमें खर्चा नहीं आता। परिवहन का सबसे सस्ता है, कैसे कि अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं। हवा के वेग चलते हैं, वैसे वो ईजिली मतलब वो मूव कर जाते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। उस टाइम की बात है, आजकल तो खैर शिप जहाज़ें वगैरह बन गई, उस टाइम की बात है। कोई खर्चा नहीं लगता, कोई डीजल पेट्रोल नहीं लगता, ठीक है। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत खर्चा अवेलेबल करना मुश्किल है। और दूसरी बात, ये शॉर्ट सीधा पड़ता है जल मार्ग, क्योंकि हमेशा शॉर्ट अपन जा सकते हैं, सीधे कवर कर सकते हैं, उनको फिर घुमा फिरा के जाना पड़ेगा, ठीक है। रिवरबोट्स और बसरेस लोकेटेड विथ सैक ऑफ ग्रेन एंड प्रोपील्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर एंड और विंड, बट व्हेन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट्स गुड दे नीड टू बी फैट, ठीक है। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, जबकि ये बहुत सस्ता है। और एक लास्ट लाइन और लिख देना, द फरात रिवर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड इन दोज डेज। सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार हो गया, वर्ल्ड रूट फॉर ट्रेड इन दोज डेज, यानी कि जो फरात नदी है वो विश्व मार्ग अवेलेबल करवाती थी, विश्व मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस फरात नदी से बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए आया जाया करते थे, इसलिए उसको विश्व मार्ग का नाम दे दिया। 1 मार्क्स में यह क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि विश्व मार्ग के रूप से कौन सी रिवर या फिर कौन सी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, तो वो थी फरात रिवर, ठीक है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन 5 पॉइंट बना के अपन ने इसका आंसर लिख लिया। ऐसे ही और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो है मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास की समीक्षा कीजिए। लेखन कला कैसी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो वही ये लिख देता हूँ मैं कि मीनिंग क्या है इस राइटिंग का,
या स्क्रिप्ट का। तो मीनिंग ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट, उसका मतलब है स्पोकन साउंड्स एंड रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। ये 1 मार्क्स में आंसर है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि लेखन या लिपि का अर्थ क्या है, लेखन या लिपि का मतलब क्या है, तो उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है भाई, जैसे उनकी कौन कौन सी लिपि होती थी वो भी पढ़ लेंगे, कौन कौन सी स्क्रिप्ट उनकी उस टाइम पर थी, कैसे कैसे लिखते थे, वो पत्थरों पर लिखते थे या फिर कहाँ लिखते थे। बस अपन को इसके बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। और ये 1 मार्क्स में अगर इसका सिर्फ मीनिंग पूछे तो आपको लिखना है स्पोकन साउंड एंड रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। ठीक है, यानी कि लेखन या लिपि का अर्थ पूछिए, लिखना है कि उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य मतलब जिसको अपन देख सकें, दृश्य संकेतों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ये तो 1 मार्क्स का है। लेकिन अगर ये 4 या 5 मार्क्स में आता है तो उसका आंसर अब अपन लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो इस क्वेश्चन का बहुत ही शानदार आंसर, और यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं आपके, ध्यान रखना। जैसे कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। 1 नंबर का क्वेश्चन वहीं तैयार हो गया। ठीक है, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टेबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहली जो पट्टिकाएं जिनके ऊपर लिखा करते थे, ठीक है, वो कब मिली, वो मिली 3200 ईसा पूर्व में। ठीक है, 3200 BC। उनमें क्या था कि उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई थी, डायग्राम जैसे होते हैं ना, चित्र जैसे वहाँ बैलों के, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 ऐसी सूचियाँ लिस्ट मिली है। ठीक है, यानी कि ये अपन लिख ली, हाँ, कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर्स, दीज वर अबाउट 5000 लिस्टेड ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड लॉव एक्सेट्रा, लिस्टेड ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दैट। अच्छा, ये भी मिली थी वहाँ पर, कॉमा के बाद पढ़ता हूँ मैं, ये अपनी इतनी बात करेंगे अभी अपन। वहाँ पर फिश, ब्रेड लॉज मिली थी एक्सेट्रा, उसके बाद में लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ उरुक। उरुक एक बहुत यहाँ का फेमस शहर है। ठीक है, यहाँ के मंदिर बहुत फेमस है। तो उरुक के जो मंदिर थे ना, वो ऐसा माना जा रहा है कि सिटी ऑफ द साउथ, जो दक्षिण के अंदर पड़ती है, ऐसा माना जा रहा है कि उस जो उरुक के जो मंदिर थे, है ना, वहाँ पर जो ये ऐसी लिस्टें मिली, सूचियाँ मिली, उनका वहाँ पर यूज़ होता होगा कि जैसे कितने लोग आए, कितना चंदा दिया, या फिर रोटियाँ वगैरह, इन सब की उसमें मेंशन था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो 5000 सूचियाँ मिली हैं वो वहाँ दक्षिण शहर है उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी, लिस्टें होगी कि मंदिर में कितनी चीज़ें आई, कितना चंदा आया, या फिर जैसे मंदिर में तो होता ही है कितना बाहर गया, वो सब उनकी डिटेल होती होगी कि किन किन की ज़रूरत है। या फिर अगर वहाँ पर लंगर चलता है तो लंगर में कितना फूड वगैरह जो भी चीज़ें लानी पड़ती है वो कितनी लानी पड़ती है, कितनी और ज़रूरत है, कितनी कम हो गई, कितनी, ये सब बातें हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो उस टाइम पर होगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जब 5000 लिस्टें मिली तो उसमें कुछ मेंशन था, लिखा हुआ था, तो संभवतः स्पष्ट ये बात क्लियरली मेंशन हो गई, हमें पता लग गया कि लेखन का काम तभी से शुरू हो गया। ठीक है, लेखन का काम तभी शुरू हो गया जब समाज को क्योंकि अब इतने सारे मेंशन बातें हैं, 3200 ईसा पूर्व लगभग लेखन का काम शुरू हो गया, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि 5000 लिस्ट मिल जाना, इसका मतलब लोग लिखना पढ़ना यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये यहाँ पढ़ने अपन, हाँ, कि लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो इतनी सारी बातों को ओरली याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको लिख लिया जाता था। ठीक है, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, उस चीज़ को आज मंगा लिया, 10 दिन बाद मंगा लिया, 20 दिन बाद मंगा लिया, मॉर्निंग मंगा लिया, इवनिंग, मतलब अलग अलग लोग होते थे, एक चीज़ की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ती है, शहर में तो 1000 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो डिफरेंट लोग होते हैं, उनको सब याद रखना मुश्किल था, तो इसलिए इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्लियरली राइटिंग बिगन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज इन अ सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन occurred at different times and involved many people and variety of goods। अलग अलग तरह के गुड्स हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइम पर अपन कोई चीज़ का लेन देन करते हैं सिटी के अंदर। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का भी यहाँ पर पता चल गया कि लेखन काम इन्होंने यहीं पर शुरू कर दिया होगा। बहुत बड़ी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये लोग लिखते थे, मिट्टी होती है ना, क्ले, चिकनी मिट्टी, क्ले की पट्टी, मिट्टी की पट्टिकाओं पर लेखन इन्होंने शुरू किया। कैसे
कि जिससे आटे को गोंदा जाता है ना, वैसे आटे को गोंदने की तरह चिकनी मिट्टी को ये लेते थे, इकट्ठा करके उसको गोंद लेते थे। गोंद सेंस मतलब उसको ऐसे गोंद लेते थे, उसके बाद में उसको ऐसे फैला लेते थे, ऐसे ना मतलब थाप के, जिसे बोलते हैं थापना, ऐसे थाप के उसको फैला लेते। फैला के क्या करते, बिल्कुल पतली सी स्लिम में एक पट्टी का बना लेते ईजिली, जिसको ऊपर ये एक हाथ से पकड़ सके, जैसे कि ये कोई पट्टी सी बना, उसको आराम से इजीली हाथ में पकड़ सके। फिर उसके ऊपर लिख लेते थे। और लिखने के लिए भी किसका यूज़ करते कि जैसे वो तीली जैसी होती है सर, जैसे अपन वो मुड्डे वगैरह होते हैं जो अपन तीलियों के बने हुए होते हैं, जिनको रस्सी में गूंथ के लोग बनाते हैं, अपन उसमें बैठ भी सकते हैं वो वाली, तो उनमें जो तीलियाँ होती है वैसे ये तीली लेते थे और तीली को आगे से बिल्कुल नुकीला कर लेते थे। और ये जो क्ले होती थी, चिकनी होती थी, चिकनी मिट्टी सॉफ्ट होती थी, इसके ऊपर उस तीली से जो कील की कीलाकार बन जाती, एकदम कील की तरह नुकीली आगे से तीखी बन जाती, उससे ये हिसाब लिख लेते, ठीक है। और उस पर हिसाब लिख के उसको रख देते साइड में। अब वो इसमें एक सिस्टम था कि वो अब हिसाब तो इन्होंने लिख लिया, अब धीरे धीरे वो पट्टिका क्या होगी जो इन्होंने बनाई थी वो सूख जाती थी, सूख जाएगी तो सूख जाने के बाद में जो लिखा हुआ जो अक्षर डिजिट वो अब नहीं मिट सकते, तो फिर उनको फेंक दिया जाता था। तो ऐसे मतलब एक छोटा सा हिसाब भी लिखते थे, तो इनको हर बारी नया हिसाब लिखने के लिए हर बारी अलग अलग पट्टिका, क्योंकि वो तो भर जाती होगी, वो भरने के बाद फिर नई पट्टिका लेनी पड़ती थी। इसलिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तभी 5000 के करीब लिस्टें मिली है। तो नंबर ऑफ ज़्यादा लिस्ट मिलने का कारण यही है क्योंकि कोई भी हिसाब एक बार लिख लिया तो उसके बाद में इसको फेंकना ही पड़ता था, क्योंकि उसको वापस आप रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चिकनी मिट्टी थी, वो सूख जाती थी कहीं रखने से, हवा से, धूप से, और सूखने के बाद में उसको मिटाया जाना पॉसिबल नहीं था। नॉर्मल गीली में तो उसको थोड़ा ठीक करके सेट किया जा सकता था। तो ये सब इनके बातें हैं, पर पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, ठीक है। लिपिक जो होता था लिखने वाला, वो चिकनी मिट्टी को क्या करता था, गीला करता था। चिकनी मिट्टी को जैसे आटे को गीला किया जाता है वैसे गीला करता था, और फिर उसको गूंद लेता था, गूंद कर थाप कर, मतलब ऐसे थाप के एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके इजीली, क्योंकि हाथ पे ही तो लिखना है उसको, तो ऐसे नहीं कि भारी भरकम बना ले, पतली सी ठीक ठाक, मुड़े भी नहीं, और उसको इजीली लिख सके, ठीक है। तो ध्यान रखना, राइटिंग ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। तो मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। ए स्क्राइब वुड वेट क्ले, एक गीली लेता था मिट्टी चिकनी, एंड पैट इट इनटू ए साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड, ठीक है, एक हाथ में इजीली पकड़ ले, उसको भी इस अकॉर्डिंग करता था। उसके बाद में क्या करता, ही वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सर्फेसिस विथ शार्प एंड ऑफ ए रीड कट ऑब्लिक्वली। एक क्या करता था, तीखी नुकीली वो ले लेता था, उससे मतलब जो ऐसा मान लो कि तीली जैसी होती थी उससे वो लिख लेता था। ही वुड प्रेस वेज शेप्ड, जैसे क्योनिफॉर्म मतलब एक कीलाकार, बिल्कुल आगे से नुकीली कीलाकार धी, ताकि बिल्कुल पतला पतला लिख सके और एक छोटी सी पट्टिका में ज़्यादा से ज़्यादा उसके हिसाब वो रख सके, ठीक है। उस पर साइन बना लेता अपने हिसाब से, जो भी उनके कोडवर्ड होते होंगे, साइंस ऑन टू द स्मूथ एंड सरफेस वाइल इट वॉज स्टिल मॉइस्ट, ठीक है। यानी कि फिर वो क्या करता कि जिस समय आसानी, हाँ, वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता, उसकी सतहों को, और फिर सरकंडे की तीली, सरकंडा एक ऐसा मान लो कि जिसकी जो तीलियां बनती है ना, वो सरकंडे का ही पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी, क्योंकि वो चिकनी थोड़ी थोड़ी नम होती थी, नम का मतलब थोड़ी थोड़ी मॉइस्ट, मतलब थोड़ी थोड़ी गीली, उस चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना लेता था, जो उसका कोई कोडवर्ड होता होगा, उस कीलाकार चिन्ह बना लेता था। जब उस पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे कि धातु के टुकड़े, सौंपने का हिसाब, असंगत हो जाता है या फिर गैर ज़रूरी हो जाता है कि अब ज़रूरत नहीं है, हिसाब क्लियर है, तो फिर उस पट्टिका को फेंक दे देता है। क्या लिख देते, ज़्यादा से ज़्यादा कि मेटल लिख लिया, कि मेटल कोडवर्ड लिख देता होगा, मेटल का मतलब एम, आई थिंक, पता नहीं वो मेटल क्या लिखते होंगे, लेकिन मतलब एम लिख दिया, आगे लिख दिया 50 किलो जो भी, और मतलब कोडवर्ड में। तो जैसे उसका हिसाब हो गया फिर उसको फेंक देते थे, क्योंकि आपको पता है वो सूख जाती होगी, उसके बाद वो काम नहीं आती। तो मैंने रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ से द डिलीवरी ऑफ पीस ऑफ मेटल हैड कीज टू बी रेलेवेंट, द टेबलेट वॉज थ्रोन अवे, फिर उसके बाद में इसको फेंक दिया जाता था। तो ये ईजी सा एक हिसाब है और बहुत ईजी है, और आप चाहो तो देख सकते हो ये पिक भी, ये पिक है आपकी जो अपनी बुक में भी है, और इसमें इजीली आपको ये ऐसी स्क्रिप्ट उनके हुआ करती थी, ऐसी वो क्ले बनाता था, क्ले से मतलब बनाता था पट्टिका, और इसके ऊपर वो लिख लिया था, करता था बिल्कुल पतले स्लिम उसमें तीली से, ठीक है। तो बहुत इजी था, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब लेते हैं अपन लास्ट तीसरा पॉइंट, लास्ट तो नहीं भी और भी लिखेंगे खैर, कि बाई 2600 यानी 2600 BC और सो द लेटर्स बिकेम कॉनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन।
बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ चिन्ह बनाता था, साइन बनाता था, यहाँ पर थोड़े वर्ण बनाने लग गया है। तीसरी अपन ने जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर वो वर्ड लिखने लग गया, वर्ड। ठीक है, कीलाकार हो गए और भाषा इन्होंने रख ली सुमेरियन। भाई यहाँ तो जैसे कोई कोड वर्ड बनाते होंगे, सिर्फ कोड वर्डों में बातें करते थे, यहाँ इनकी लैंग्वेज आ गई, सुमेरियन भाषा में लिखते थे और वो भी शब्दों को वर्ण बनाते थे, वर्ण कीलाकार, लेकिन वो अपने हिसाब से। ठीक है, और अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं किया जाता था, अभी पूरी बात करेंगे। यानी कि राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली कीपिंग रिकॉर्ड बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरी वगैरह, ये सब आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो बहुत कुछ नॉलेजेबल बात है कि पहले के लोग, पहले के वो भी मेसोपोटामिया के लोग कैसे लिखा करते थे, सबसे पहले उन्होंने किस पर लिखा, ये सब बहुत नॉलेज की बात है, बहुत नॉलेज की बात है। मेरे हिसाब से आपको मेरे साथ के साथ याद हो रही होगी, क्योंकि मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना। एक तो टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर 2600 BC टाइम पीरियड याद रखना है और यहाँ 3200। ठीक है, ये 2 टाइम पीरियड याद रख लेना, क्योंकि टाइम पीरियड जितना लिख सकते हो उतना लिखोगे उतना ही अच्छा आंसर आपका बनता है। ठीक है, हाँ अब देखो नेक्स्ट वो अपना उसी कंटिन्यू करना ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त करने, प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। इसका मतलब यहाँ पर अब काम रिटर्न में होने लग गया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, हमारे देश का संविधान बना हुआ है, उसमें हम सब काम लिखा, हमारा लिखित संविधान है, उसमें सब बातें लिखी हुई है। वैसे ही यहाँ पर क्या है कि अगर कोई कानून बनेगा, किसी कानून को अगर मान्यता देनी है, उसको लिखित में कर दिया, काम लिख के बता दिया कि राजा कोई काम करते हैं, उनका कामों का वर्णन करना है कि उन्होंने ये वाला मंदिर उस राजा ने बनवाया था, टेम्पल, या फिर ये जो यहाँ सड़कें उन राजाओं की, ये हवेलियाँ या महल उनके हैं, मतलब जितने भी उनके काम थे उनका अगर डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है तो उनको लिखित में कर दिया। कानून में कोई परिवर्तन करना है, मतलब जो कोई संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अपने होते हैं वैसे भी कोई अगर कानून है, लॉ में कोई चेंजेस करना है तो उन सबको उद्घोषित मतलब लिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, बताने के लिए इन सब में इसका यूज़ होने लग गया। ठीक है, यानी कि डिक्शनरीज गिविंग लीगल वैलिडिटी ऑफ लैंड ट्रांसफर्स। ठीक है, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स एंड अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड। ज़मीन वगैरह के जितने भी कानून वगैरह होते थे वो सब हो गए। बाकी ये 3-4 लाइनें वो है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर जो डायग्राम से सब बनाया था फर्स्ट वीडियो में, वो है कि सुमेरियन द अर्लीस्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। ये भी अपन क्योंकि जब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, ये भी लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी और ज्ञात भाषा सुमेरियन है। ठीक है, फिर इस सुमेरियन की जगह 2400 ईसा पूर्व मैंने आपको टाइम पीरियड लिखवा रखा है। 2400 ईसा पूर्व के बाद में धीरे धीरे इसकी जगह ले लिया अकदी ने। ठीक है, अकदी भाषा ने ले लिया, और अकदी भाषा तो खैर आगे बात करेंगे उसकी भी। तो मेसोपोटामिया वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BC बाय द अकेडियन लैंग्वेज, इसने जगह ले ली। फिर क्यूनिफॉर्म मतलब जो कीलाकार लिखी अपने ने अभी जो बात की थी, वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज continued in the use until the 1st century CE, that is for more than 2000 years। यानी कि अकदी भाषा ने कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा अकदी का। उसके बाद मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहेगा किस किस भाषा लेंगे, तो वो भी आप सारी बातें डाल सकते हो इसमें, तो एक आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, बड़ा आंसर बन जाएगा। फिर है लेखन प्रणाली। अब ध्यान रखना ये अकेला वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे अलग पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मेसोपोटामिया, ये अलग से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वैसे तो इसका आंसर है लेकिन ये अलग से भी पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो क्या है देखिए, अपन देखते हैं वो कैसे लिखते थे, क्या उनके सिस्टम होता था। तो जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, ध्यान रखना। ठीक है, द सेकंड दैट क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल। ठीक है, वो मतलब वो अकेला क्या वोवल मतलब कि व्यंजन और स्वर नहीं होता था। तो क्या होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए लेकिन अक्षर होते थे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, एम या ए। ठीक है, ये जो वर्ड होते हैं वो इस हिसाब स्वर या वोवल नहीं होता था लेकिन अक्षर होते थे।
अक्षर तो होते थे लेकिन ऐसे वोवल या स्वर मतलब वैसे नहीं होते थे, ठीक है, जैसे अभी अपन लिखते हैं वैसे नहीं होते थे, क्योंकि अपन मैंने कहा था ना कि वो जो नुकीली चीज़ से लिखता था वो कुछ कोड वर्ड बनाते थे, उनके चिन्ह जो साइन होते थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एम या, लेकिन अक्षर होते थे जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन, इस प्रकार से, ठीक है, पुट ला इन, इस प्रकार चीज़ें होती थी। मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था, ठीक है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया अपने सच एज एम और ए, ध्यान रखना एम और ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बट सिलेबस, ठीक है, बट शब्द होते थे जैसे इंग्लिश में होते हैं ना, से पुट, ठीक है, ला और इन, ठीक है। Thus, the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds, and he had to be able to handle a wet tablet and get it written before it dried. क्योंकि सूखने से पहले ही लिख पाओगे, ड्राइड मतलब सूखने से पहले लिख पाओगे, अगर सूख गई तो उसके बाद में तो फिर आप लिख ही नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी नुकीली चीज़ हो, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी थी, सूखने के बाद मजबूत होता थी और फिर उसको गीली पे लिखना पड़ता था, तो ये ज़रूरी और था। न जाने कितने उसको, एक ही बात है जैसे अभी अपन क ख ग 12 खड़ी या फिर अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अंदर सीखना पड़ता है, उसके बाद अपन कोई चीज़ लिखना सीखते हैं, वैसे इनको क्या सीखना पड़ता था, इनको कुछ कोड वर्ड या फिर ऐसा मान लो कुछ साइन चिन्ह सीखने पड़ते थे जो कीलों से बनते थे, कीलाकार होते थे, ठीक है, बस और कोई बात नहीं है, और वो भी सूखने से पहले लिखना पड़ता था। फिर अपन बात करते हैं कि वो गीली मिट्टी सूखने से पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, बिल्कुल सही, कुशलता तो होना ही पड़ेगा क्योंकि वो साइन बनाने पड़ते थे और साइनों से ही पहचान होता था, तो बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि हर कोई कर नहीं सकता और ये जो काम करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था उसको। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था, ठीक है, बड़ी बात है ये। सो राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट बट मोर इम्पोर्टेंट इट वॉज ए enormous intellectual achievement conveying in visual form the system of sounds of a particular language, ठीक है। ये उस टाइम की मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा और बेटर होगा कि इंग्लिश में ऐसे कुछ वर्ड पुट, ला, इन, एम, ए, मतलब ऐसा एग्जाम्पल की जो अपनी एज इट इज एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि खूब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको लिखते नहीं है और एक आधा भी जिसने लिख दिया तो फिर उसका आंसर आपसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, उसके आपके कट जाएंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करो कुछ डिफरेंट चीज़ें डालने की, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं लिखता और जो लिखता है वो अच्छे मार्क्स लाता है। इसलिए नोट्स अच्छे होने चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको इसके अंदर डालनी है। तो इस तरीके से आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि पूरी थ्योरी है, चैप्टर ऐसा ही है, लेकिन मेरे साथ पढ़ते रहो आप तो भी इजीली ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।